हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू, आज हम लोग जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं तो उनका परिचय देना मानो कि सूर्य को दीप दिखाने के समान है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज की क्लास में हम लोग उनका द्वारा लिखा एक निबंध जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसको पढ़ेंगे। और होपफुली कि आज का ये क्लास देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर भीम आर अंबेडकर की एक कथित कथा है, एक लाइन है जी, जो है कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। और दूसरा है कि जिंदगी लंबी होने की बजाय यादगार होनी चाहिए। इन्होंने अपने पूरी मानवीय जीवन में यूथ के लिए, समाज के लिए और सभी के लिए वो काम करके गए हैं जो शायद सदियों में कोई एक पुरुष करता है। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को चरण स्पर्श करके वंदन करता हूं और ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ किया, उनको भी मैं दिल से नमन करता हूं। आज की कथा में हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के द्वारा लिखित एक निबंध जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा को शुरू करने से पहले मैं आपको इनका जीवनी परिचय दे रहा हूं। उसके बाद में आपको इसके निबंध को पूरे लाइन बाय लाइन समझाऊंगा और मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूं, आज का ये क्लास देखने के बाद आपको और किसी वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे मैं बात करता हूं बाबू डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की। जिन्हें हम लोग बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू लोग? बाबा साहब के नाम से जानते हैं। देखिए, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू और कहीं कहीं मेहू भी लिखा होता है, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है बाबू, चलिए। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनके पिताजी का नाम क्या था बाबू? रामजी मालोजी सकपाल था। ठीक है बाबू। अब देखिए, इनके माताजी का नाम था बाबू भीमाबाई। क्या नाम था बाबू? भीमाबाई। आपको मैं इनके बारे में एक बात बताऊं तो देखिए, ये शुरू से ही बहुत ज्यादा दुखों को सहन किए थे, बहुत ज्यादा। आज अगर हम अपने पीढ़ी को देखें तो आज सबके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, पढ़ने के लिए सभी चीज है, लेकिन इनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं थी। अच्छा, ये अगर चाहते तो समाज में और भी चीजों को बदलाव ला सकते थे, लेकिन इनका पहला मिशन था शिक्षा, एजुकेशन। जब इनके बारे में आपको बहुत सारी चीजें, तो आज इनके ऊपर हम कुछ विश्लेषण भी करेंगे जो आपके जीवन में बहुत चीजों को लाएगा। इसमें बाबू हम आपको बताएं, इनके माताजी का नाम क्या था बाबू? भीमाबाई। और इनकी पत्नी का नाम था बाबू रामाबाई। इनकी बाबू दो शादी हुई। रामाबाई जी का 1935 में निधन हो गया। उसके बाद से इनकी जो दूसरी पत्नी में, उनका नाम था सविता अंबेडकर। क्या नाम था बाबू? सविता अंबेडकर। ठीक है। और इनके बाबू जो पुत्र का नाम था यशवंत अंबेडकर। इनके इससे पहले 4 बाबू जो पुत्र थे उनका निधन हो गया था, क्योंकि बाबू उनके पास इतना गरीबी था, इतना तंगी था कि हम क्या बताएं आपको। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का जो शादी हुआ था वो मैट्रिक से पहले ही हो गया था। मतलब अगर वो मान के चलिए अगले साल एग्जाम देने वाले थे, उससे 1 वर्ष पूर्व ही उनका शादी हो गया था। आपको भी पता है कि पहले के लोग बहुत छोटे छोटे में शादी कर देते थे। मैट्रिक से पहले ही इनका 1 वर्ष पूर्व ही इनके बाबू शादी करा दिया गया था। तो उनके बाबू 4 गो पुत्र का पहले निधन हो गया। एक पुत्र जो बचे यशवंत अंबेडकर, उनका नाम था। ठीक है बाबू। अच्छा, उनके जीवन के 3 गो बाबू प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। प्रेरक व्यक्ति मतलब क्या? मान के चलिए बाबू को पढ़ने का मन नहीं कर, आपके बगल में कोई लड़का आपको देखे, गोरे बिहार में टॉप के, हम भी पढ़ते तो हम भी टॉप करते, चाहे आपको किसी को भी देख के एक मोटिवेशन आती है, उनको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप उन्हें प्रेरक व्यक्ति बोल सकते हैं। तो बाबू बिहार बोर्ड ने बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर के जीवन के जो प्रेरक व्यक्ति थे वो कौन कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ठीक है बाबू लोग। देखिए, उनकी कुछ रचनाएं भी हैं। एलिहेशन ऑफ कॉस्ट, एलिहेशन ऑफ कॉस्ट, द कॉस्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर सुदास, बुद्धा एंड हिज धर्म। इतना ही नहीं, बहुत सारा और भी है। बाबू डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ना डबल ट्रिपल पीएचडी थे और 11वें भाषा के जानकार थे।
आजकल के लोग बोल दिए जाए। अच्छा, बहुत लोग हैं ना समाज में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को गलत मानते हैं, उनके बारे में बहुत सारी तकनीकी बुराई को फैलते हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं है उनको, लेकिन फिर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में वो बुराई उनकी करते हैं। बकौवा तुम एगो पीएचडी करो, तुम्हारा पूरा मुड़ी पर का बाल उड़ जाएगा, डबल पीएचडी किए हैं। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुराई करता होगा ना, एक मतलब कि पक्का वो फाइटा होगा, वो तो पढ़ा लिखा हो ही नहीं सकता है। जो इतना गरीबी आर्थिक तंगी, उसके बाद सब कुछ अवेलेबल होगा, नहीं पढ़ता होगा। अब वो रोड पे लाइट जलता था, वहां पे जाकर पढ़ते थे। और आज हम बोल रहे हैं ना, आपके हाथ में पेन है, चौक है, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है। कपार फूटता है, आपका कपार फूटता है ना, कोई कोई कपार फूट डट जाते हैं, पुलिस में जाके लिखा एप्लीकेशन लिखवाओ, तो जो एप्लीकेशन लिखवाते हैं आर्टिकल इतना, उन्हीं का देन है। आई लोग बाबू उनको बुरा कहता है। किसी के बारे में बुराई करने से पहले उसको सोचो समझो। हमको नहीं लगता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुराई करना चाहिए। वैसे शख्स जीवन में नहीं, बहुत वर्षों में विगत एक बार जन्म लेते हैं। तो बाबू इनका बहुत सारा रचना भी है। अच्छा, जो एलिवेशन ऑफ कास्ट है बाबू, ये बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन थे, हम बार बार बोल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन थे। तो ये अपनी बहुत सारी रचनाएं बाबू इंग्लिश में ही ज्यादा लिखा करते थे। तो एलिवेशन ऑफ जो कास्ट है वो इंग्लिश में लिखा था, उनको बाबू हिंदी में रूपांतर किया था ललई सिंह यादव ने। आपको ये याद रखिएगा, एलिवेशन ऑफ कास्ट जो है उसको हिंदी में रूपांतर किसने किया था बाबू? ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है बाबू। अगला जो बात है बाबू, इनकी शिक्षा के ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ही किया था। ठीक है बाबू। शिक्षा के टाइम में भी इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहा। जाते थे शिक्षा जब जाते थे पढ़ने के लिए, पढ़ते पढ़ते तो उधर उनको काम नहीं मिलता था। तुम ये काम करो, तुम छोटे जाति हो, तुम पढ़ाई करोगे, तुम ये काम करो, बहुत मुंह लटका के बैठ जाते थे। फिर तुम बेटा वो काम करो। इनके अंदर मतलब शिक्षा के प्रति बहुत लगाव था। एक बार की बात है बाबू ना, स्कूल में क्या हुआ कि जैसे मंत्रिमंडल बड़े बड़े डीएम आते हैं, तो डीएम आया, स्कूल में चेकिंग चल रहा था। सभी बच्चों लोग का इनकम्पेरेंस किया गया कि तुम ये सवाल बताओ, तुम ये सवाल बताओ, तुम ये सवाल, जितना अंदर बैठा था लोग सब नकार दिया लो। अब जो आया था चेक करने के लिए पदाधिकारी, वो बहुत गुस्सा आया और टीचर लोग बोला सस्पेंड कर देंगे। तब तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बोले हमसे पूछिए जो पूछना है। पदाधिकारी बोला तुम हमारे सवाल का जवाब देगा? तुम हमारे सवाल का जवाब देगा? पूछिए तो पहले। 4-5 सवाल किए और जैसे हवा उड़ा जाता ना, हवा हवा फू फू करके उनके पूरे सवालों का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने धज्जिया उड़ा दिया। तो जो पदाधिकारी थे वो सोचे कि बाबू तुम कहां पढ़ते हो? तो हम तो पढ़ते नहीं है, हम यहाँ पे जब गुरुजी क्लास में पढ़ाते हैं तो हम यहाँ पे बाहर झाड़ू लगाते थे, तो इनके आवाजों को हम सुनते थे और हमको याद हो गया। तो तुम झाड़ू कहा, तुम पढ़ते क्या? क्योंकि उनको क्लास के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि छोटे कास्ट के थे। कहते हैं ना बाबू कि आप लोहा को जितना ही तपाइएगा ना, जितना तपाइएगा वो और बिल्ड होता है। तो इंसान जितना ज्यादा संघर्ष करता है, उसका सफलता का स्वर उतना ही ज्यादा होता है। आज उनके ऊपर हम लोग जीवनी, उनका जीवनी पढ़ रहे हैं जिनको खुद पढ़ने का अधिकार नहीं था। किसका हम लोग जीवनी पढ़ रहे हैं? जिनको खुद पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम तो आज जब ये चैप्टर शुरू करने वाले थे तो हम सोचे कि चैप्टर को शुरू कैसे करेंगे। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। शिक्षा उनके द्वारा फैला जिनको खुद शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। अगला बाबू है, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा कहां शुरू किया? ये नॉर्मल अपने जहां से वो बिलोंग करते थे वहीं से अपने शिक्षा प्राइमरी शिक्षा को इन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद वो बड़ौदा नरेश चले गए। वहां इनको मतलब इनके एजुकेशन के दम पे, प्रोत्साहन के दम पे उनको न्यूयॉर्क भेजा गया। उसके बाद से वहां से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बाबू लंदन चले गए। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखा है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, क्योंकि आपको ये आसान लगा कि हम इसको लिखने के लिए बहुत सारा मेहनत किए हैं, तो आप लोग इसको लिखिएगा। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने नॉर्मल गांव से ही पूरा किया। उसके बाद से बड़ौदा चले गए। वहां इनके पढ़ाई के दम पर उच्च स्तर प्रोत्साहन जिसको आप बोलते हैं, मैट्रिक को पास करने पर 10,000 रुपया मिलता है, उसको उसी के दम पे बाबू इसको न्यूयॉर्क अमेरिका भेजा गया। उसके बाद वो लंदन पढ़ने चले गए। कोई आदमी जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं, गांव में से लंदन पहुंच गया, इसका मतलब कुछ तो है बाबू, कुछ तो है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगला बाबू इनके कुछ हम कार्य के ऊपर चर्चा करते हैं। अछूत स्त्रियों मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने का अथक संघर्ष किया इन्होंने। अछूत, अच्छा आज देखिएगा ना,
आज भी है, बहुत पहले बहुत ज्यादा होता था। हम अभी आपको अब अपना कास्ट इस पे नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम कभी कभी जाते हैं तो देखते हैं कि पंडित जी चौकी के ऊपर बैठे हैं, तो भले वो बूढ़ी हैं लेकिन वो चौकी के ऊपर नहीं बैठे, नीचे बैठती। अरे वो पंडित जी हैं, हम रोज ऊपर कैसे बैठ सकता नहीं, ऐसे होता है। कोई आ गया, मान के चलिए मेरा कोई दोस्त है, वो हमसे छोटा कास्ट का है, तो हम कुर्सी बैठेंगे, वो नीचे बैठेगा। सोचिए, अभी आप जो सोच रहे हैं, आज से कितने वर्ष पूर्व इन्होंने सोच लिया था कि समाज अगर ऐसा परिकल्पना आज कर रहा है तो आगे चल के कितना सदृढ़ होने वाला है, कितना कठिन होने वाला है। तो सबसे पहले बाबू उन्होंने अछूतों को दूर करने का काम किया। दूसरा, वो जो स्त्री होती थी ना, अब हम क्या बताएं आपको, मतलब स्त्री के ऊपर बहुत ज्यादा शोषण होता था, बहुत ज्यादा शोषण। स्त्रियों का जो स्तन होता है उसको ढकने के लिए कर देना पड़ता था। मजदूर काम करेगा 20 रुपए का, उसको मिलता था 5 रुपया, 15 रुपया, ऐसा होता था समाज में। आज पूरा चैप्टर हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं, और होपफुली आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। कमेंट जरूर करिएगा बाबू लोग। साथ ही साथ बाबू इन्होंने इन जितने भी लोग हैं समाज में, उनको उनका अधिकार दिलाने का बहुत ही ज्यादा प्रयास किया था, और इन्होंने पूरा भी किया। इतना ही नहीं बाबू, उन्होंने अपने पूरे जीवन दलितों के मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए कार्य किया था। इनका दो मतभेदन था कि अगर कोई हमको 2 पार्टिसिपेंट देता है, अपने देश को चुनो और हमको चुनो, तो हम अपने देश को चुनेंगे। और कोई 2 पार्टिसिपेंट और देता है कि देश को चुनो और दलितों को चुनो, तो हम दलितों को चुनेंगे। क्योंकि ये जानते थे कि अंग्रेज ऐसे यहाँ पे शासन करने आए हैं, और अगर ऐसे ही छोड़ के चले गए तो जो यहाँ के पूंजीवादी लोग हैं, जो है पैसा लोग हैं, वो दलितों को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इनका शुरू से ही दलितों के प्रति काफी उनके अंदर का मनोवृत्ति जो चला था, उसको हटाने के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने प्रयास किया था। ठीक है बाबू। और इनके अंदर देखिए, इनको तो विद्यालय के अंदर, जहां यहां तक कि जब इनको इन्होंने कुछ दिनों तक अपने स्वदेश, मतलब यहाँ पे इंडिया में ही वकालत का कार्य किया था, तो इनको फाइल को जाके ऐसे नहीं देता था, ऐसे करके फाइल फेंक देता था लोग। सोचिए उस आदमी के व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत क्या भावना गुजरती होगी कि कोई इतना बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी है और उसको कोई फाइल से फेंक के दे रहा है, और उसको फाइल का हाथ धोकर पर उसको पकड़ रहा है। हम तो सोच के भी घृणा आती है। अच्छा, एक कोई बड़ी बात नहीं है, आज के समाज में भी कुछ लोग ना इसका सपोर्ट करते हैं। आज के समाज में भी कुछ लोग इसका सपोर्ट करते हैं। अच्छा बाबू लोग, आप लोग बताइए, कोई किसी भी कास्ट का हो, मान के चलो बच्चा पैदा हुआ, किसी बहुत बड़े कास्ट में बच्चा पैदा हुआ, और उसका जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको हम वहां से उठा लाएं और किसी छोटे कास्ट के घर में रख दे, छोटे कास्ट के घर में रख दे, और वो बड़ा हो गया, क्या उसको पता है कि हम बड़े कास्ट के, छोटे कास्ट के हैं? कि उसके मूड़ी पर मोहर लगा है कि ये छोटे कास्ट का है, ये बड़ा कास्ट का है? ऐसा कुछ है क्या? हम और आप जब इस धरातल पे आते हैं तो हम लोग केवल एक ही चीज बन के आते हैं, स्त्री और पुरुष। यहां पे आने के बाद से अलग अलग विभाजन होती है, तू हाई हुआ तो तू हाउ हुआ, तार हाई काम तू हाउ काम, क्या है? आज पूरा इसी के ऊपर हम निचोड़ करेंगे, और आज का क्लास एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बाबू हमने आपको इनका जीवन परिचय बता दिया। अब आपको लेके चलेंगे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा की तरफ। आखिर सबको पढ़ना क्या क्या है, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। हमको नहीं लगता है कि अगर क्वेश्चन कोई बिहार में पूछता है तो इससे बाहर पूछेगा। अगर जीवन परिचय से पूछता है तो इसी में से पूछता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको बताइए क्लास कैसा लगा। तो चलिए बाबू, अब हम इस निबंध को शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो चलिए बाबू, हम शुरू करते हैं। ये निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाम से ही स्पष्ट है, श्रम विभाजन। श्रम का विभाजन मतलब काम का विभाजन जात के आधार पे। मतलब कि अगर आप पंडित जी हैं तो आप पूजा ही करवाइएगा और कोई काम नहीं करिएगा। आप अगर शर्मा जी हैं तो आप बाबू क्या बोलते हैं उसको, जो किवाड़ी वाड़ी का दरवाजा होता है वो सब आप बनिएगा। यानी जो आपके काम के आधार पे जो आपको पहले से बंटवारा हो चुका है आप वहीं करिएगा। आप हरिजन हैं, अब चप्पल सीइएगा। कितना मतलब सुनने में भी कितना अवृद्ध लग रहा है, कितना खराब लग रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसी के खिलाफ बाबू आवाज उठाया था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया था। तो आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें दो चीज होता है। अगर आप अच्छा काम करिए, गलत काम करिए, तो बहुत लोग आपको पक्ष में होंगे, सही बात सही बात सही बात, खराब बात। तो
वैसे ही इनके साथ हुआ था। बहुत कम लोग बाबू इनके पक्ष में थे, लेकिन विपक्ष में तो बहुत लोग थे, विपक्ष में बहुत लोग थे। और देखिए इस चैप्टर से मैंने मात्र इतना ही लाइन क्रैप किया है और आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। सबसे पहले उन्होंने बात बोला कि विडंबना की बात है। क्या विडंबना की बात है? कि आज के समाज में भी शिक्षित लोग हैं, लेकिन ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, जात पात आदि करते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं और हम भी पढ़े लिखे हैं और यहाँ पे एक अनपढ़ आदमी है और आपको खूब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आपको पता नहीं कि बात करने का सलीका और तरीका क्या होता है, तो फिर आप क्या, आपका डिग्री बताएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? जब आप पढ़े लिखे हैं और आपके अंदर छुआछूत रहबे करेगा, भेदभाव रहबे करेगा, तो फिर आप पढ़े लिखे व्यक्ति कैसे हो गए? पैसा देके तो आजकल बहुत लोग डिग्री खरीदते हैं। डिग्री खरीद सकते हैं आप, लेकिन बाबू आपके अंदर जो आपका दस्तक है, जिससे दस्तूर है, जो आपकी पहचान है, वो आपका पता है क्या देता है? आपका परिचय, आपका विचार, आपका आवाज, आपकी बोलने के तरीका और सलीका से आपकी पहचान होती है। तो डॉक्टर 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 जो बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने बोला था, ये बहुत विडंबना की बात है कि आज के समाज में भी लोग शिक्षित होते हुए भी ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात आदि का भेदभाव करते हैं। तो कैसे सही हो सकता है? उन्होंने बताया था कि कुछ लोग बाबू अभी भी इसका समर्थन करते हैं। क्या करते हैं बाबू? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पे कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं और उस समर्थन, मान के चलिए हम किसी का अगर सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट करने के एक आधार होगा ना कि हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाबू जो समर्थन करते थे उसका उन्होंने आधार क्या बताया था? कार्य कुशलता। जैसे मान के चलिए अब जो मोची का काम है वो हरिजन नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाल काटने का काम है अगर नाई ठाकुर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो आप मतलब ऐसे फिक्स है कि आप लगा लीजिएगा, मोची जाइएगा बाल में, तो वो नहीं पता करना पड़ेगा क्या है, वो फिक्स है कि ठाकुर होगा। मतलब कि अब उसके लिए जो समर्थन जो करते वाले थे उसका आधार क्या थे कि वो कार्य एकदम कुशलता से हो रहा है। मतलब पंडित जी पूजा करा रहे हैं, जिसका जो जात है उसके आधार पे काम कर रहा है, काम एकदम कुशलता से हो रहा है। जो उनके समर्थन थे लोग, जो उनके विपक्ष में थे लोग, जो इनके विपक्ष में थे लोग, किनके विपक्ष में थे लोग? डॉक्टर बी आर में विपक्ष में थे लोग। वो लोग इस बात को बोल रहे थे लोग कि बाबू हम जो इसका आधार दे रहे हैं, आधार क्या दे रहे थे बाबू? ये कि बाबू ये कार्य कुशलता के लिए बहुत ही अच्छा है, कार्य कुशलता के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उससे आपको कार्य होने में बहुत आसानी हो रही है। हम पंडित जी हैं, हाँ चलिए कोई दिक्कत, आप यादव जी हैं, आप चलिए दूध बेचिएगा, अब जो भी आप कपड़ा खींचिएगा, तो उससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गर्भधारण में ही काम फिक्स हो जाएगा बाबू, आपका बच्चा होने वाला है, ये काम करेगा, फिक्स, प्रॉब्लम नहीं होती थी। और ये इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वो जो जाति प्रथा है, श्रम विभाजन का दूसरा रूप लिए खड़ा था। मतलब जाति जो है बाबू, जाति प्रथा जो है श्रम, क्योंकि जात के आधार पे, जात के आधार पे काम का बंटवारा हो रहा था, ये भी एक गलत था। ये उनका कहना था कि जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जो जाति का प्रथा है वो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, क्योंकि हम जात के यहां पे तो काम को बांट रहे हैं। ये बाबू जो उनके विपक्ष में थे यही बात बोल रहे थे। अच्छा, इनका लोग कहना था जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी कर रही है। डॉक्टर बी ने बोलकर चलिए हम आपको मानते हैं कि कुछ यहां तक, कुछ हद तक आप लोग सही हैं, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन बाबू जो जाति प्रथा आप कर रहे हैं वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी तो विभाजन कर रही है। काम का भी तो जात का बंटवारा कर ही रहे हैं, काम का भी बंटवारा आप लोग कर रहे हैं लोग। ऊंच नीच, छुआछूत, आप ये काम करने वाले हैं, आप ये काम करिए, ये काम करिए। जात का बंटवारा ठीक है, आप लोग जात का बंटवारा कर दिए, ठीक है, लेकिन अब जात के आधार पे आप लोग जो काम को बांट रही है कैसे सही हो सकता है? तो उन लोगों का आधार था कि वो कार्य कुशलता से होगा, क्योंकि जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यानी कि अब जब जात का हम बंटवारा किए हैं वो श्रम का विभाजन का ही तो किए हैं। वाह, तो इन्होंने बोला कि ठीक है आपका जात बंटवारा ठीक है, लेकिन जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन करिए, काम करने वालों का भी बंटवारा कर रही है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ऊंच नीच, छुआछूत का भी काम हो रहा है। आज हमारे घर में कोई हमारा मित्र आ गया, पता चले कि हमारे पास वो बैठ नहीं रहा है, हम ऊपर बैठे तो बगल में बैठ रहा है, नीचे बैठे तो ऊपर नहीं बैठ पा रहा है, कुर्सी दे तो कुर्सी पर नहीं बैठ रहा है। तो उसके अंदर ये ऊंच नीच, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। ये उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोचे थे।
आपका काम बंटवारा कर दिए, जात का बंटवारा भी कर दिए, उसके बाद से इसका डिफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला, अभी तो कम बताया है ना, बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। पहला तो उसमें ऊंच नीच छुआछूत का भाव उत्पन्न हो रहा है कि हम थोड़ा सा बड़ बने, हमारा हाई कास्ट है, वो बोले कि हम तुमसे हमारा हाई कास्ट है, और समाज एकदम ट्रेंड पे चल रहा है। खैर अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो बाबू सबसे पहले बाबू हम ऊंच नीच यहाँ पे होता है। साथ ही साथ जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, हम कुछ हद तक ये मानते हैं बाबू कि जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन है। क्या बाबू? श्रम का विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगर हम जाति प्रथा को श्रम का विभाजन मान, ठीक है, जात कर हम काम का बंटवारा मान भी ले तो बाबू ये ठीक से विभाजन नहीं करेगा। स्वाभाविक विभाजन सबके लिए बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। कैसे आधारित नहीं है? मान के चलिए बाबू, अगर हम पंडित जी हैं और हमको मन है कि बाबू हम यूपीएससी क्रैक करेंगे, तो हमको बस हमारा मन में चल रहा है कि हम यूपीएससी करेंगे, लेकिन हमको पता है दिन भर मंत्र पढ़ना है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि। इसी में हमारा जीवन का वृतांत अंत हो जाने वाला है। भले हमारा सपना है कुछ बनने का, हमारा मन है सिंगर बनने का, पता हम सिंगर नहीं बन पाएंगे, हमको गाना गाना पड़ेगा, मंत्र पढ़ना पड़ेगा। कोई बोलेगा उसका मन है कि चलो हम आगे करके सिंगर नहीं, तो बेचारा वो ऐसे अपना काम कर उसी में गाना, वो जानता है कि मेरा जीवन इसी में खत्म होने वाला, वो उसके रुचि पर आधारित नहीं है, वो जो सोचता है उसको नहीं मिल रहा है। आप खुद सोचिए, आपके अभी तो आप पढ़ रहे हैं, अभी तो खैर बहुत कुछ डेवलप हो चुका है, आपके अंदर रुचि कर आप पढ़ रहे हैं, तो आके आपको अभी कोई आपको रोकता है? आपको जो मन करिए अपना, आपके अपने तर्क शक्ति के आप एग्जाम दीजिए और आप अपने दम पे कुछ भी पा सकते हैं। मन का अरिजीत सिंह बने जाइए, खेत में जाइए, आवाज का रिहर्सल करिए, खूब गाइए, गाना वाना गाइए और खूब आगे लेवल तक जाइए, ये आपकी आजादी है। और इस आजादी का देन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पहले ऐसा नहीं होता था। वो वही बोले कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, इक्वलिटी नहीं है इसमें, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। और मान के चलिए बाबू, वो मनुष्य की अगर रुचि पर है, उसकी इच्छा पर है, तो क्या गारंटी वो कार्य कुशलता से होगा? हमको 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 लाइन जोड़ अभी नहीं करता है, आप बोल दीजिए लाइन जोड़ी, हम जोड़ पाएंगे बढ़िया से, इन्हें को कर दे, फ्यूज कर दे पूरा बॉलीवुड ले, तो कार्य कुशलता से हो रहा है, कार्य बढ़िया से हो रहा है। कार्य कुशलता मतलब उसमें रुचि का रखना, वो कार्य बढ़िया से हो। हमको जो काम नहीं आता है आप उसमें हमको लगा तो दीजिएगा, ठीक है, हमको प्रेशर डाल के आप लगवा लीजिए, हम काम कर भी देंगे, लेकिन क्या गारंटी वो बढ़िया से काम होगा? हाँ, हमको जिस काम में रुचि है, हमको मन लगता है, आप उस काम में हमको लगाइए, या बोले कि बाबू अब एक काम करिए, आपको जो इच्छा करता है आप उस काम को करिए, तो हम उस काम में अपना पूरा 100% देंगे और बढ़िया हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं है। ये लोग बाबू पहले तो जात को बांटेंगे, जात के पे काम को बांटेंगे, उसके बाद से उसका डिमेरिट आपको दिख रहा है कि कार्य कुशलता से नहीं होगा, ऊंच नीच होगा, छुआछूत होगा, यही तो होगा। ये उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोचे थे। अगला बाबू क्या पॉइंट है देखिएगा। अब वो ये तो लोग का तर्क था, इन्होंने बताया कि ऐसा होता तो क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता की सीमा को इस प्रकार विकसित करें कि वो अपने कार्य का चुनाव स्वयं कर सकते हैं। उन्होंने कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ये उन्होंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हम क्या करते हैं, कुशल व्यक्ति हो या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए हम चाहते हैं कि बढ़िया सदृश समाज का निर्माण हो जिसमें सब कोई आगे बढ़े, अपना देश तरक्की करे, तो उसके लिए काम करते हैं हम लोग। हम हर एक व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनके पास एक, हम अपने तरह से उनको मौका देते हैं कि बाबू एक काम करिए, आप शिक्षा को ग्रहण करिए, आप एजुकेटेड बनिए और आप खुद इसे देखिए कि आप किस फील्ड में जाने योग्य हैं। आपको ही पता है कि इंडिया में अलग अलग चीज का एग्जाम होता है, नीट का, जेई का, यूपीएससी का, बीपीएससी का, रेलवे का, एलपी का, एनटीपीसी का, बहुत सा एग्जाम होता है। उसमें बाबू लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना चीज ज्वाइन करते हैं और देखिए अपना देश ठीक से चल रहा है। लेकिन अगर सोचिए कि ये काम अभी नहीं हुआ होता तो पता लग रहा है कोई अम्मा जरूरी थोड़ी है कि जो जिस समाज से लोग आ रहा है उसमें उनका दिमाग खूब तेज होगा, कहीं कोई छोटे कास्ट से उनका दिमाग बहुत कमजोर होगा, ऐसा नहीं है। अब बाबू हो गया है कि आप अपने तर्क शक्ति के हिसाब से आपको जो करना है आपको करिए, उसका एग्जाम दीजिए, अगर आप उसके योग्य हैं तो आपको वो पद मिल जाएगा। नहीं तो लेवल 1 करके, जैसे इसमें भी है लेवल करके है, लेवल फर्स्ट है, लेवल सेकंड है, लेवल थर्ड है, जैसा आपका रुचि करो उस लेवल का आपको जॉब मिल जाएगा। रेलवे में भी है, क्लर्क का है, तो गार्ड का है, तो कौन सी का है, तो ग्रुप डी का है। तो आपका जैसा बाबू व्यक्ति की क्षमता है, जैसा आपका तर्क शक्ति है, उसके आधार पर आपका कार्य का चुनाव हो रहा है। आप खुद कर रहे हैं ना,
आप 3-4 को फॉर्म भर रहे हैं, जिसमें से आप जिसके योग्य हैं आप खुद सिलेक्ट हो जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आपका दिमाग है पूरा लोल कर जैसा हम आपको ट्रेन दे दे, पता लगा था चढ़ा दिया जैसा मथुरा में चढ़ा दिया, ऐसा होता है ना। अगला बाबू क्या है बाबू, इससे बाबू क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है कि मनुष्य को अपने रुचि के हिसाब से कार्य मिलता है और वो कार्य अच्छा साबित होता है। एकदम होगा आपको जो काम आपको पसंद है कि गुरुजी हम पढ़ते टाइम ना इस टीचर से इस चीज पढ़े, घर लगा ना उसे नहीं पढ़ेगा, हाई टीचर से पढ़ ले, भले अगर भाषा बुझा टीचर से पढ़ कह के तो फूफा लगे। अब खुद सोचिए, आप जिसको जिस टीचर से आपको पढ़ने का पसंद है वो आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन घर वाले प्रेशर कर रहे हैं तो फूफा लगता उनके से पढ़, फूफा लगता उनके से पढ़ी, हमारे घर समझ में नहीं आता। यही प्रॉब्लम है बाबू, जो काम आपको प्रेशराइज करके नहीं तुमको ये काम नहीं करना है तो काम कैसे बढ़िया होगा। ऐसी इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल भी अलग अलग दे रहा हूं। देखिए इसमें क्या होता था, एक और डिमेरिट्स है कि गर्भधारण के समय पेशा सुनिश्चित हो जाना। अब जब अपने मम्मी के पेट में थे, हम थे, तो उस समय जब हम रहते तो उस समय क्या होता था कि बाबू कार्य पर फिक्स बा, पंडित जी के हाँ बाबू तब पंडिताई करेगा फिक्स बा, कौन रोचा नहीं खे बढ़ाई के। अब लड़का होना, हाँ ठीक है बोल दीजिएगा रेडी है, ठीक मोची काम क्या बोलते हैं किवाड़ी वाड़ी या ठोकने उकना जितना काम वो करेगा, धोबी है जी चलिए आपका लगेगा। मतलब गर्भधारण में ये काम सुनिश्चित हो जाता था कि आपका बेटा फ्यूचर में क्या करने वाला है। बेटे का दिमाग बहुत तेज है, जो और कोई लोग नहीं कर पा रहे वो कर रहे हैं तो नहीं कर पाएगा, निराश हो जाएगा। ओह ऐसा होता था पहले समाज में, ठीक है। और इतना ही नहीं, एक और इसमें डिमेरिट क्या था बाबू, जो जीवन चक्र था हमारा, जीवन चक्र एक पैसे में हमको बांध कर रखता था, एक पैसे में बांध कर हमको रखता था। मतलब कि मान के चले बाबू, अब मान के चलिए अगर हम हरिजन हैं, ठीक है, और हरिजन है, हम कोई काम को करना शुरू किए तो ये तो फिक्स है कि पहले से हमारा काम फिक्स है, ये तो फिक्स है ना कि हमारा जो कार्य है पहले से ही फिक्स है। तो जो हमारा कार्य फिक्स है और मान के चले बाबू उससे हमारा आय नहीं चल पा रहा है, हमको इस काम से मिल रहा है 10 रुपया और हमारे घर का खर्ची है 30 रुपया, तो बाबू 20 रुपया कहां से आएगा। तो आज है कि बाबू आप उस अपने हिसाब से, अपने आय के हिसाब से आप काम को चूज कर सकते हैं, लेकिन पहले कैसा था, आप अपने काम को बदल पाइएगा, नहीं बदल सकते हैं, पहला डिमेरिट है। दूसरा बात बाबू, आपको आजादी नहीं थी कि आप इस काम को छोड़कर कोई और काम करिए। तीसरा बाबू क्या था बाबू, अन्य बाबू इसका प्रॉब्लम क्या था कि आप सब कुछ जान के भी आपके पास कितना हो नॉलेज, आप कुछ भी करके अन्य कोई काम को चूज नहीं कर पाइएगा। पहला तो बाबू आपका आय, भूखमरी से आपके घर में कोई मर जाए लेकिन आप काम नहीं बदल सकते हैं, आपको आजादी नहीं है कि आप और कार्य कोई कर पाइएगा। उसके लिए चाहे आपके पास कितना तर्क शक्ति है, बुद्धि है, आप बुद्धिजीवी है, उससे कोई फर्क नहीं है। आपके कास्ट के आधार पर गर्भधारण के समय तय हो जाता था, जिसके कारण बाबू, जिससे जीवन एक ही को पेशा बांध के आप रखती थी। क्या आपका वैसा जीवन है? आपने क्या किया कि चुपचाप आप खूब बढ़िया पढ़ लिए, आपने कहा कि यूपीएससी के एग्जाम क्रैक कर दिया, आईएएस बन गए, आपको मैंने कहा आईएएस नहीं बनेंगे, हम पढ़ाएंगे, रिजाइन दे दीजिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर आप जिस कार्य में है पहले से, आप इस काम आपको बंटवारा हो गया जात के आधार पे, आप उसी को जीवन भर करिएगा, चाहे उसके लिए आपका आर्थिक तंगी से आपका परिवार कोई मर क्यों ना जाए। ऐसे होता था। तो होपफुली बाबू यही हमको पढ़ना था, सम विभाजन जाति प्रथा, इसकी यही सारी विडंबना थी, जो इसका आधार था, विडंबना का बात था, समर्थन था, कैसे क्या क्या होता था। मैंने आपको पूरा चैप्टर को अच्छे समझा दिया है। होपफुली आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अब बाबू हम इसका क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी आपको करा के पीडीएफ रूप में दे देंगे, या फिर आप लोग कमेंट करिएगा कि सर आपके बोर्ड पे करिए तो हम बोर्ड पे भी, आप लोग कमेंट करिएगा कि सर उसका क्वेश्चन सर बोर्ड पे करें तो बोर्ड पे कराएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।